नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीडी न्यूज पर खास बुलेटिन खबर दुनिया की। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। इस खास बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं आधे घंटे में दुनिया भर की कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरें। और आज के अंक में खास हैं जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से जुड़ी खबरें। उधर चीन के राष्ट्रपति भी रूस के दौरे पर हैं। तुर्की को यूरोपीय संघ से मिलेगा 1 अरब यूरो। भंग हुई थाईलैंड की संसद और किस देश के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। और भी होगा बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। भारत और जापान के रिश्तों का नया अध्याय, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा भारत जापान की रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी लोकतांत्रिक सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित। फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी को G7 बैठक के लिए किया आमंत्रित। चीन के राष्ट्रपति ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष से की मुलाकात। शी ने रूस के साथ चीन के घनिष्ठ संबंधों की सराहना की। पुतिन ने कहा चीन की यूक्रेन योजना पर चर्चा के लिए हैं तैयार। शी की मॉस्को यात्रा पर कीव की पैनी नजर। तुर्की के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय संघ देगा 1 अरब यूरो। यूरोपीय संघ के भूकंप सहायता के लिए सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति ने पहले साल में 3,19,000 घर बनाने का रखा लक्ष्य। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने भंग की संसद। मई में हो सकते हैं आम चुनाव। प्रधानमंत्री की नई रूढ़िवादी पार्टी को विपक्षी फियू थाईलैंड पार्टी से कड़ी चुनौती मिलने की संभावना। निर्वासित पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा की बेटी पैंतोगटान कर रही है फियू थाई पार्टी का नेतृत्व। और जलवायु पर आईपीसीसी की नई रिपोर्ट, कहा तत्काल हो जलवायु कार्रवाई, तभी सभी के लिए रहने योग्य भविष्य संभव। सदी के अंत के बजाय अगले 17 साल में ही वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि की चेतावनी। ये थी हेडलाइंस। और अब सबसे पहले खबरें एशिया महादेश से। यूक्रेन संघर्ष से पैदा हुई वैश्विक चुनौतियों और भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 के सम्मेलन के लिहाज से जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने सोमवार को भारत जापान वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का संकल्प लिया और कहा कि ये शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता को ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने का मंच बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच की ये गर्मजोशी बता रही है कि दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय लिखा जा रहा है। भारत के दौरे पर पहुंचे जापानी प्रधानमंत्री ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ पहले मुलाकात की और फिर दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में अर्थव्यवस्था और वाणिज्य, जलवायु और ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, कौशल विकास में सहयोग जैसे तमाम एजेंडे पर बात हुई। दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने में भारत जापान साझेदारी की भूमिका सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। बाद में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें पीएम मोदी ने बताया कि ये यात्रा क्यों इतनी अहम है। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री की यात्रा को आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए अहम करार दिया और कहा कि दोनों देशों के संबंध भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर
रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया। I formally invited Prime Minister Modi to G7 Hiroshima Summit, and on the spot, my invitation was immediately accepted. प्रधानमंत्री के रूप में अपनी दूसरी भारत यात्रा पर सुबह दिल्ली पहुंचने पर किशिदा का केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर कलाकारों ने नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया। इसके बाद किशिदा राजघाट गए, वहां महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर, थाईलैंड में एक सरकारी फरमान से सोमवार को संसद भंग कर दी गई और इसके साथ ही मई में आम चुनाव के लिए आधार तैयार हो गया है। संसद भंग किए जाने को राजनीति में सेना के प्रभाव को कम करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के संसद भंग करने की सिफारिश पर राजा महावजीरा लोंगकोर्न ने मुहर लगाकर आम चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। संसद भंग होने के बाद 45 से 60 दिन के अंदर चुनाव कराना होगा। हालांकि चुनाव की तारीख की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले उप प्रधानमंत्री ने 14 मई तक चुनाव कराने की बात कही थी। 2014 में एक तख्ता पलट के बाद पहली बार सत्ता में आने वाले प्रधानमंत्री प्रयुथ चान ओचा एक नई पार्टी यूनाइटेड थाई नेशन से फिर से चुनाव लड़ेंगे। नए कानून के तहत अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सिर्फ 2 ही साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं। 2 साल बाद सत्ता में रहने की 8 साल की समय सीमा को पूरा कर लेंगे। चुनावी सर्वेक्षणों में प्रयुक्त विपक्षी उम्मीदवार पैतोंगटॉन शिनावात्रा और उनकी पार्टी फियू थाई से भी पीछे चल रहे हैं। मैं गठबंधन दलों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रत्येक पार्टी द्वारा शुरू की गई बहुत सारी नीतियां लागू की जा चुकी हैं। फियू थाई पार्टी के प्रबल उम्मीदवार 36 साल की शिनावात्रा को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करने की उम्मीद है। अरबपति शिनावात्रा परिवार से जुड़ी पार्टियों ने 2001 के बाद से हर चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने में सफल रही हैं, लेकिन पार्टी को बार बार सत्ता से बेदखली का भी सामना करना पड़ा। पैतोंगटांग की चाची एंगलिक को 2014 में एक अदालत के फैसले के बाद प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। वहीं 2006 में सैन्य तख्ता पलट के बाद पैटोंगटॉन के पिता थाक्सिन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब दोनों निर्वासन में रह रहे हैं। पार्टी में शाही सैन्य से संबंध रखने वालों की भरमार है। बावजूद इसके इन पार्टियों का ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ रही है। थाईलैंड में 250 सेनेटर सेना द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहीं 500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के लिए मतदान होता है। मई में होने वाला चुनाव 2020 में हुए भीषण विरोध प्रदर्शन के बाद हो रहा है। तब प्रदर्शनकारी राजशाही की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सैन्य समर्थित संविधान को फिर से लिखने की मांग कर रहे थे। ये प्रदर्शन 2021 में जाकर रुका, जब प्रशासन ने सख्त कानून के तहत लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करना शुरू किया। थाईलैंड का वर्तमान संविधान सेना द्वारा लिखा गया है और विपक्ष के लिए नई सरकार बनाना कठिन हो सकता है। नए संविधान में थास्किन की पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। सेनेटरों के समर्थन और काफी राजनीतिक पैंतरेबाजी के बाद 2019 के पिछले चुनाव में फियू थाई पार्टी को किसी तरह से सत्ता से दूर रखा जा सका था। एशिया से एक और बड़ी खबर कि कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव चरम पर पहुंच गया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को परमाणु हमले तक की धमकी दे दी है। सोमवार को तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर अमेरिकी परमाणु संपत्ति से जुड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास का विस्तार करने का आरोप लगाते हुए युद्ध को रोकने के लिए किसी भी समय परमाणु हमले करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव चरम पर है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास से उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भड़के हुए हैं। अब उन्होंने दोनों देशों को बड़ी धमकी दे डाली है। KCNA के मुताबिक किम ने देशवासियों से किसी भी समय परमाणु हमले के लिए तैयार रहने का
आह्वान किया है। किम ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो परमाणु हमले के लिए तैयार रहे, कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। सरकारी मीडिया KCN की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को किम ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर अमेरिकी परमाणु संपत्ति से जुड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास का विस्तार करने का आरोप लगाते हुए युद्ध को रोकने के लिए किसी भी समय परमाणु हमला करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्ध अभ्यास के जवाब में उत्तर कोरिया ने भी शनिवार और रविवार को सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। इस दौरान एक मॉक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी दागा गया। राज्य समाचार एजेंसी ने कहा है कि अभ्यास का उद्देश्य सहयोगियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी भेजने के लिए युद्ध प्रतिरोध और परमाणु जवाबी क्षमता को मजबूत करना है। अभ्यास में मॉक न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस एक बैलिस्टिक मिसाइल ने सामरिक परमाणु हमले के परिदृश्य के तहत 800 मीटर की ऊंचाई पर लक्ष्य को भेदने से पहले 800 किलोमीटर की दूरी तय की। मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों में किम को फिर से अपनी छोटी बेटी के साथ मिसाइल परीक्षण में भाग लेते देखा गया, जबकि मिसाइल से आग की लपटें निकल रही थीं। विशेषज्ञ इन परीक्षणों को क्षेत्र में अनिश्चितता को बढ़ावा देने के तौर पर देख रहे हैं। वे न केवल अपनी परमाणु क्षमता दिखा रहे हैं, बल्कि यह भी दिखा रहे हैं कि वे उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां वे सैनिकों द्वारा संचालित किए जाने वाले अभ्यास कर रहे हैं। इस बीच उत्तर कोरिया ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि देश के 14 लाख लोग अमेरिका के खिलाफ युद्ध के लिए खुद सेना में भर्ती होना चाहते हैं। इसमें बड़ी संख्या में छात्र और मजदूर वर्ग भी शामिल हैं। सरकारी मीडिया KCNA पर प्रसारित एक वीडियो में दिखाया गया है कि लोग सेना में शामिल होने के हस्ताक्षर अभियान में बड़ी संख्या में शिरकत कर रहे हैं। पिछले 1 महीने के अंदर उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया लगातार अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्ध अभ्यास का विरोध कर रहा है। ये युद्ध अभ्यास 13 मार्च को शुरू हुआ था और 23 मार्च तक चलेगा। हमारा आकलन है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति कर रहा है, लेकिन इस संबंध में अतिरिक्त चीजें हैं जिन्हें जांचने की आवश्यकता है। इससे पहले गुरुवार को उत्तर कोरिया ने वांगसुंग 17 अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने ICBM को गुरुवार को कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में गिरा दिया था। उत्तर कोरिया ने ये तब किया था जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो जाने वाले थे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच चल रहे युद्ध अभ्यास को उकसावे वाली गतिविधि बताते हुए उत्तर कोरिया ने कहा है कि दोनों देश बड़े पैमाने पर आक्रामक युद्ध अभ्यास का आयोजन कर उसे उकसा रहे हैं। तो कोरियाई प्रायद्वीप में फिर से बढ़ा तनाव। आगे चलकर देखेंगे यूरोप महाद्वीप की खबरें, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यस यस, मैच में डूब गए और हैंड वॉश भूल गए। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। अब खबरें यूरोप महाद्वीप से।
बात शी जिनपिंग के रूस दौरे की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को में हैं। गौरतलब है कि चीन के राष्ट्रपति ने पहले ही अपने मॉस्को दौरे को यूक्रेन की शांति योजना से जोड़ा था। उधर इस बीच ईयू के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन को गोला बारूद की आपूर्ति के लिए 2 बिलियन यूरो की सहायता प्रदान करने पर सहमति बनती हुई दिख रही है। यूक्रेन युद्ध के साए में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। दुनिया की नजरें जिनपिंग की रूस यात्रा पर इसलिए भी है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति ने पहले ही अपने मॉस्को दौरे में यूक्रेन शांति की योजना से जोड़ा था। वहीं रूस ने भी राष्ट्रपति की योजना पर सहमति व्यक्त करते हुए चीन द्वारा प्रस्तावित 12 सूत्री योजना पर चर्चा करने की बात कही थी। यात्रा से ठीक पहले चीनी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा के मकसद को रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म कराने से जोड़कर देखा था। जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच जंग का हल ऐसा निकले जो दोनों पक्षों के लिए मंजूर हो। मॉस्को की यात्रा के बाद जिनपिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करेंगे। रूस और चीन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी व्यापक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूसी चीनी सहयोग को गहरा करने पर भी बातचीत हुई। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर होंगे। उधर एक तरफ यूक्रेन युद्ध के लिए जहां शांति प्रस्ताव के लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, वहीं यूरोपीय संघ यूक्रेन को रूस से अपने बचाव के लिए माथापच्ची करते नजर आ रहे हैं। ईयू के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन को गोला बारूद की आपूर्ति के लिए 2 बिलियन यूरो की सहायता प्रदान करने पर सहमति बनती दिख रही है। हालांकि कुछ सदस्य देशों ने इसे युद्ध को और भड़काने वाला समझौता करार दिया। यूक्रेन को गोला बारूद की आपूर्ति वाले समझौते पर मंगलवार को अंतिम मुहर लग सकती है। हम जानते हैं कि यूक्रेन के लिए खुद को बचाने के लिए करीब 2 अरब यूरो के लिए गोला बारूद की जरूरत होगी। उम्मीद है कि सभी देश अंतिम चर्चा में शामिल होकर इससे सहमति प्रदान करेंगे, नहीं तो हम यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रखने में कामयाब नहीं होंगे। यूक्रेन को हमारे और समर्थन की जरूरत है ताकि यूक्रेन शांति स्थापित कर सके। हमें यूक्रेन को गोला बारूद प्रदान करने की आवश्यकता है। न केवल डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करना होगा, बल्कि इसके संयुक्त उत्पादन पर भी जोर देना होगा। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने काला सागर अनाज सौदे के किसी और विस्तार पर सहमत होने के लिए अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि अगर रूसी शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो मॉस्को अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज भेजने पर जल्द विचार करेगा। अगर हम फिर भी 60 दिनों के बाद इस सौदे को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला करते हैं तो हम रूस से इन देशों को निःशुल्क सभी मात्रा में वितरित करने के लिए तैयार हैं, जो पिछली बार अफ्रीका के देशों में जरूरतमंद देशों को भेजे गए थे। बहरहाल रूस यूक्रेन के बीच 1 साल बाद भी शांति की राह कठिन दिख रही है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति ने रूस से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने का आग्रह कर खुद को शांति दूत के तौर पर स्थापित करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति के प्रस्ताव को अमेरिका ने पहले ही खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि अगर शांति से संबंधित किसी भी तरह के प्रस्ताव पर बातचीत होती है तो इसका मतलब पुतिन को युद्ध के लिए फिर से तैयारी करने और नए सिरे से योजना बनाने के लिए अधिक समय देना होगा। और अब बात करेंगे स्विट्जरलैंड में दिवालिया हो रहे बैंकों की। पिछले ही हफ्ते स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक क्रेडिट स्विस के संकट को टालने के लिए सरकार ने आनन फानन में देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक यूबीएस डील से कराई, लेकिन सोमवार को बाजार खुलते ही सब कुछ धड़ाम होता दिखा। यानी कि क्रेडिट स्विस के शेयरों में जारी भारी गिरावट का असर यूबीएस के शेयरों पर भी दिखा। दुनिया भर में आर्थिक मंदी के संकेतों के बीच बैंकिंग सेक्टर को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिससे निवेशकों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। ये तो बैंकिंग संकट का दौर अमेरिका से शुरू हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे अन्य देशों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है। पिछले हफ्ते स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक क्रेडिट स्विस के संकट को टालने के लिए सरकार ने आनन फानन में देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक यूबीएस से डील कराई, लेकिन सोमवार को बाजार खुलते ही सब कुछ फिर से जमीन पर आता दिखाई दिया। यानी क्रेडिट स्विस के शेयरों में जारी भारी गिरावट का असर यूबीएस के शेयरों पर भी दिखा। माना जा रहा था कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद क्रेडिट स्विस को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। क्रेडिट स्विस का शेयर 63% तक लुढ़क गया, जबकि यूबीएस के शेयरों में भी शुरुआती कारोबार में 16% तक की गिरावट दर्ज की गई।
जो सितंबर 2008 के बाद से सबसे अधिक है। मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे पहले से थोड़ा हजम करना होगा। हम देखेंगे कि अब आगे क्या हो रहा है। ये पूरे स्विट्जरलैंड के लिए एक झटका है। सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय चौंकाने वाले हैं। उनके पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं था। इससे पहले क्रेडिट स्विस ने गुरुवार को अपने शेयरों के गिरने के बाद स्विस सेंट्रल बैंक से $54 अरब तक कर्ज लेने की घोषणा की थी और इसके बाद भी बैंक के ग्राहक और निवेशकों को भरोसा नहीं मिल पा रहा है। गहराते संकट को देखते हुए सरकार ने यूबीएस से संकटग्रस्त बैंक का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया। दरअसल स्विस नियामकों की ओर से रविवार को हुए समझौते के तहत यूबीएस ग्रुप द्वारा 167 साल पुराने क्रेडिट स्विस समूह के लिए 3.24 अरब स्विस फ्रैंक का भुगतान करने पर सहमति बनी थी, जिसमें क्रेडिट स्विस के $5.4 अरब के नुकसान को भी वहन करना शामिल था। 7 सदस्यीय संचालन निकाय ने संकट को दूर करने के लिए एक आपात अध्यादेश जारी किया, जिसमें शेयर धारकों की मंजूरी के बगैर बैंक के विलय को मंजूरी दी गई। ये सौदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ा कदम है। क्रेडिट स्विस का अनियंत्रित तरीके से पतन देश और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देता। यह अधिग्रहण अपार संभावनाओं को जन्म देगा। उनकी योजना क्रेडिट स्विस को हिस्सों में बेचने की या बैंक का आकार घटाने की है। स्विट्जरलैंड के ये दोनों बैंक ग्लोबल सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स की सूची में शामिल हैं, यानी ये दोनों वो बैंक हैं जिनके डूबने से दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में तबाही आ सकती है। हालांकि स्थिरता बहाल करने के लिए नियामकों की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बावजूद दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का सिलसिला जारी है। हांगकांग, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, शंघाई, टोक्यो, सिडनी सहित भारतीय बाजार भी इससे अछूते नहीं रहे। सरकार के उपायों के बाद भी क्रेडिट स्विस के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे निवेशकों में वैश्विक बैंकिंग संकट को लेकर आशंका गहराती दिखाई दी। दरअसल बैंकिंग संकट की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जहां सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद सिग्नेचर बैंक भी डूब गया। इतना ही नहीं, अमेरिका का ही फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी डूबने की कगार पर खड़ा है। और बैंकिंग संकट के बाद अब बात जलवायु संकट की। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल ने सोमवार को अपनी छठी रिपोर्ट में बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है। सैकड़ों वैज्ञानिकों और कई संस्थाओं की मदद से तैयार 36 पन्नों की जलवायु रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सदी के अंत के बजाय अगले 17 साल में ही वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में तपिश इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बीते वर्षों की गर्मियां उनके आगे ठंडी लगेंगी। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मौजूदा हालात बने रहे तो सन 2100 तक ही पृथ्वी का औसत तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने धनी देशों से अपील करते हुए कहा है कि वे इस क्लाइमेट टाइम बम को नाकाम कर सकते हैं। धनी देश साल 2050 के बजाय अगर 2040 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य हासिल कर लें तो हालात संभाले जा सकते हैं। रिपोर्ट का जिक्र करते हुए गुटेरेस ने कहा कि मानवता बहुत ही पतली बर्फ पर खड़ी है और ये बर्फ भी तेजी से पिघल रही है। आईपीसीसी की रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि दुश्वार होती जलवायु दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ेगी। वक्त आ गया एक और ब्रेक का। लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और दिलचस्प खबरें। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबर दुनिया की। अब बात रंग बिरंगी संस्कृति की। आज विश्व खुशी दिवस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश के लोग सबसे अधिक खुश हैं?
जवाब है फिनलैंड। छठी बार फिनलैंड को सबसे खुशहाल देश का अवार्ड मिला है। फिनलैंड पहले नंबर पर है तो डेनमार्क इस सूची में दूसरे नंबर पर। दुनिया के सबसे खुशहाल देश का ताज एक बार फिर फिनलैंड के सिर पर सजा है। यह लगातार छठी बार है जब फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश का दर्जा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल 20 मार्च को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के अवसर पर जारी की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार वो सबके कल्याण के साथ नीति बनाता है और ये सामुदायिक प्रसारण को और भी अधिक स्पष्ट विकल्प बनाता है। रिपोर्ट गैलप के 3 वर्षों के सर्वेक्षणों पर आधारित होती है, जिसमें नागरिक खुद को कितना खुशहाल मानते हैं। 150 से अधिक देशों को इसमें शामिल किया गया। इस सूची में दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा, जबकि आइसलैंड का नंबर तीसरा था। इसके बाद इजराइल, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग और न्यूजीलैंड का नंबर आता है। खुशी की रैंकिंग को मापने के लिए 6 प्रमुख कारकों सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की मौजूदगी को देखा जाता है। रिपोर्ट में पाया गया कि नॉर्डिक देश आमतौर पर व्यक्तिगत और संस्थागत विश्वास को बढ़ाने में सक्षम दिखे। नॉर्डिक देशों में दूसरे यूरोपीय देशों के मुकाबले कोविड से मौतें भी कम हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले वर्षों के विपरीत जहां वही देश शीर्ष 20 में दिखाई देते हैं, इस वर्ष एक नया लिथुआनिया इसमें जगह बनाने में सफल रहा। मुझे लगता है कि इस निर्णय से हम सभी सहमत हैं और यह वास्तव में खुशी की बात है। मेरा मतलब है कि यहाँ वो सब कुछ है जो एक देश के लिए जरूरी है। बहुत अच्छा खेल, व्यायाम सहित कई ऐसी बातें हैं जो हमें खुशी देती हैं। भारत को इस सूची में 125वें स्थान पर रखा गया है। देशों की रैंकिंग के अलावा रिपोर्ट 2023 में दुनिया की स्थिति का भी आकलन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी अजनबी की मदद करना, दान देना, स्वयंसेवा जैसी चीजें महामारी के पहले के स्तर से कहीं ऊपर पहुंच गई हैं। महामारी के 3 वर्षों में वैश्विक खुशहाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरों के प्रति हमदर्दी, विशेष रूप से अजनबियों की मदद में 2021 में बड़ी बढ़त देखी गई। 2022 में ये प्रक्रिया काफी ऊपर रही। सूची में सबसे नीचे अफगानिस्तान 137वें नंबर पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2012 में पहली बार जारी की गई थी। तो खुशी दिवस पर हमारी शुभकामना है कि आप हमेशा खुश रहें और इसी के साथ इस अंक में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।